ये इंसानी फितरत है कि हम अपने आसपास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो क्यों ना इस फितरत का फायदा उठाया जाए और हम अपने पड़ोसी ग्रहों के बारे में जानें कि वो हमसे कितने दूर हैं, कितने पास और कितने अलग हैं। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं आवर सेलेस्टियल नेबर्स, यानी हमारे खगोलीय पड़ोसी। हम पृथ्वी के मुकाबले सूरज से 20 गुने ज्यादा दूर हैं और यहां सूरज ने मोमबत्ती की धुंधली रोशनी की तरह युगों से इस अजनबी भूखंड को हर दिन रोशन कर रखा है। इस हवा शून्य धरातल पर अंतरिक्ष की चट्टानों के छोटे बड़े प्रभाव ने इस भूखंड को भेदभाव रहित ढंग से भर रखा है और यहाँ एक अनसुलझे रहस्य का दृश्य नजर आता है। जमे हुए बर्फीले टायरों की रेखाओं के अवशेष। पीला नीला यूरेनस ग्रह क्षितिज पर सदाबहार सितारों जड़े आसमान की पृष्ठभूमि पर लटका रहता है। मिरांडा उपग्रह विराट कॉस्मिक पहेली का दृश्य पेश करता है। इसके भूतल पर चट्टानों के विभिन्न टुकड़ों का गथा हुआ संगम है जो आपस में अनियमित रूप से चिपका हुआ है। यह तीसरे विशालतम ग्रह यूरेनस का 5वां विशालतम उपग्रह है। यूरेनस ग्रह अपने सभी उपग्रहों और वलयों के साथ हमारे सौर मंडल से काफी दूर घूमता रहता है। यूरेनस सूरज का 7वां ग्रह है, जबकि पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यूरेनस सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 84 पृथ्वी वर्ष से ज्यादा वक्त लेता है। 9 प्रमुख वलयों की कतार यूरेनस को वलयों का दूसरा स्वामी होने का दर्जा देती है। ये वलय हैं एप्सिलॉन, डेल्टा, गामा, एटा, बेटा, अल्फा, 4, 5 और 6। इन वलयों के अलावा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2 बाहरी नीले वलयों का पता लगाया है जो U2 और R1 के नाम से जाने जाते हैं। वॉयेजर 2 जनवरी 1986 में यूरेनस के ऊपर से उड़ते हुए गुजर गया और उसे पता चला कि ये वलय 10 मीटर के आकार में चट्टानों और धूल से बने हैं। यूरेनस इस नजरिए से सबसे अलग है क्योंकि वह 98 डिग्री अपने कक्ष में झुका हुआ है। यूरेनस की धुरी चूंकि बेहद झुकी हुई है, ये वलय शनि जैसे अन्य गैस दानव ग्रहों के वलयों के मुकाबले प्रायः 90 डिग्री झुका हुआ है। यूरेनस का एक अनोखा चुंबकीय क्षेत्र है। सौर मंडल के अधिकांश चुंबकीय क्षेत्र अपने अपने ग्रहों के ज्यामितीय केंद्रों में जन्म लेते हैं, लेकिन यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र परिक्रमण की धुरी से प्रायः 60 डिग्री की दूरी पर स्थित है। यह तीसरा विशालतम गैस दानव 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन, एसिटिलीन और अन्य हाइड्रोकार्बन से निर्मित है। मीथेन ऊपरी सिरे का वायुमंडल है जो लाल रोशनी सोख लेता है और यूरेनस को अपना नीला हरा रंग प्रदान करता है। यूरेनस की गहराई में शायद सिलिकेट का चट्टानी गर्भ मौजूद है। पानी, बर्फ, मीथेन और अमोनिया का एक भीतरी आवरण इसके गर्भ को घेरे हुए है। यह आवरण आगे चलकर हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से घिरा हुआ है। रोबोटिक अंतरिक्ष यान वॉयेजर 2 सन 1986 की जनवरी में यूरेनियन मंडल के ऊपर से गुजरा। इससे पहले तक यूरेनस के भूखंडों की खूबियां बिल्कुल अनजानी थीं। अपने विषुवत वृत्त के समतल पर यूरेनस ने अपने 5 विशालतम सैटेलाइट्स को कैद कर रखा है। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा। ओबेरॉन सबसे दूर और यूरेनस का दूसरा विशालतम उपग्रह है। ओबेरॉन के भूखंड का कम से कम 50% हिस्सा बर्फीला है, बाकी महज चट्टाने हैं और ज्वालामुखी गह्वरों से भरी हुई हैं। वॉयेजर में लगे कैमरों ने कम से कम एक विशाल पर्वत का लक्ष्य साधा जो ओबेरॉन के धरातल से
6 किलोमीटर के ऊपर सिर उठाए हुए है। टाइटेनिया यूरेनस के प्रमुख उपग्रहों का सबसे विशाल उपग्रह है। वॉयेजर के कैमरे से ली गई तस्वीरें बताती हैं कि इस 1610 किलोमीटर में लंबी सी प्रमुख फास्ट वैली यानी उपत्यका और एक विशाल बेसिन भी मौजूद है। यहाँ किसी जमाने में भारी आघात रूपी क्रियाकलाप जारी था। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के उपग्रह एरियल के ऊपर से उड़ान भरी तो एक बेहद प्रमुख सवाल उठा, एरियल की विस्तृत उपत्यका की आखिर सृष्टि कैसे हुई। खगोल शास्त्रियों का अंदाजा है कि ये उपत्यकाएं उपग्रह में आए भूकंपों की वजह से निर्मित हुई होंगी, जो यूरेनस द्वारा पैदा हुई प्राचीन ज्वार की हलचल से उत्पन्न हुई होंगी। एरियल के उबड़ खाबड़ मैदानों पर ज्वालामुखी विवरों का गहन अध्ययन यह बताता है कि इनमें से अधिकांश टाइटेनिया, ओबेरॉन और एम्ब्रियल उपग्रहों पर मौजूद बहुत से ज्वालामुखी विवरों से छोटे हैं। यूरेनस के बारे में ऐसी और कई बातें हैं जो दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग हैं और शायद यही इसकी विशेषता है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्रीज पर झुका रहता है और यहाँ पर मौसम बदलता है 42 साल बाद, यानी अगली गर्मी 42 साल बाद। अट्ठाईस जुलाई 2006 को हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूरेनियस के आर पार एरियल का दुर्लभ संक्रमण नजर आया। संक्रमण के दौरान एरियल ने यूरेनियस के उच्चतम बादलों पर अपनी छाया डाली। वॉयेजर 2 को ये तो पता चला कि एम्ब्रियल एक स्याह उपग्रह है, लेकिन वह इस भूखंड की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। अम्ब्रिल का चेचक के दाग जैसा भूखंड सूर्य किरणों का बेहद कमजोर परावर्तक है। नतीजा, इसका भूभाग बेहद कम नजर आता है। सन 1986 की जनवरी में अपनी उड़ान के दौरान वॉयेजर 2 ने यूरेनस के 10 अन्य भीतरी उपग्रहों का पता लगाया और पुराने वॉयेजर द्वारा भेजी गई तस्वीरों के बाद एक अन्य सैटेलाइट पार्टीटा का भी आविष्कार किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने काफी दूर तक के रहस्य के पर्दे उठाए और 50 वर्षों में पहली बार यूरेनस के 2 नए भीतरी उपग्रहों का पता लगाया। यूरेनस के पार नेपट्यून सूरज से दूर 8वां ग्रह है। यह गैस दानव ग्रहों में चौथा और सर्वाधिक बाहरी ग्रह है। पृथ्वी के मुकाबले सूरज से 30 गुने ज्यादा दूर है। नेपट्यून के परिक्रमण की धुरी 29 डिग्री झुकी हुई है, जो कि पृथ्वी की 23 डिग्री झुकाव से ज्यादा भिन्न नहीं है। नेपट्यून नीले रंग का दिखता है। पृथ्वी पर 5-6 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिखने वाले नीले घुंघराले बादल जैसे बादल नेपट्यून के वायुमंडल में भी ऊपरी सतह पर नजर आते हैं। नेपट्यून के वायुमंडल में हवा की रफ्तार सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक होती है। जी हां, 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कई विशाल स्याह धब्बे बृहस्पति के बवंडरनुमा तूफानों जैसे इस नेपट्यून ग्रह में भी नजर आते हैं। उनमें दक्षिणी अर्धवृत्त में ग्रेट डार्क स्पॉट मौजूद हैं, जिसके अंदर बड़े आराम से हमारी पृथ्वी भी समा जाए। दरअसल नेपट्यून गैस की बड़ी गेंद जैसा है, जिसके वायुमंडल में 85% हाइड्रोजन, 13% हीलियम और 2% हाइड्रोकार्बन मौजूद है। नेपट्यून का गर्भ लगभग पृथ्वी के आकार जितना है, जो चट्टान और बर्फ से बना हुआ है। गर्म पानी, मीथेन, अमोनिया और अन्य तत्व इस गर्भ को घेरे रहते हैं। अणुस्वरूप हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के आवरण इस वायुमंडल को ढके रहते हैं। शनि के विपरीत नेपट्यून के वलय काफी स्याह हैं, जहां से प्रकाश कम मात्रा में परावर्तित होता है। वॉयेजर के कैमरों को ग्रह के इर्द गिर्द 5 वलय नजर आए हैं। इनमें से 2 कुछ जगमगाते हुए तथा संकरे हैं। इनके अलावा कक्षा में परिक्रमा कर रहे पदार्थ की 3 धुंधली अस्पष्ट परतें भी नजर आई हैं। नेपट्यून के कोई भी उपग्रह
पृथ्वी से देखना मुमकिन नहीं है। वजह है काफी लंबी दूरी। इसलिए सन 1989 में जब वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने इस ग्रह की उड़ान भरी, तब तक नेपट्यून के अधिकांश उपग्रहों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। नेपट्यून में 13 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से ट्राइटॉन सबसे बड़ा है, जिसका डायमीटर है 2700 किलोमीटर। ट्राइटन सौरमंडल के किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में ठंडा है, जिसके धरातल का तापमान 0 से नीचे 235 डिग्री सेल्सियस है। इसका वायुमंडल काफी पतला है। ट्राइटन की सतह से ऊपर कई किलोमीटर तक जमे हुए नाइट्रोजन के कण बादलों की पतली परतें बिछाते हैं। ट्राइटन में काफी दरारें हैं। वॉयेजर 2 ने सक्रिय गीजरनुमा तस्वीरें भेजी, जिनमें विस्फोट के साथ निकलती हुई नाइट्रोजन गैस और स्याह धूल कण दिखाई दिए, जो वायुमंडल में कुछ 1 किलोमीटर तक फैले हैं। ट्रांस नेपट्यूनियन क्षेत्र आजकल पृथ्वी पर अतिशय चर्चा का विषय है। वजह प्लूटो, जिसे अब तक ग्रह का दर्जा दिया गया था तथा जो सौर मंडल का प्रहरी माना जाता था, उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अब वह है एक बौना ग्रह। सूर्य, जो पृथ्वी पर इतना गर्म तथा चमकता हुआ दिखता है, यहां रात के आसमान में सर्वाधिक चमकदार सितारा मात्र दिखाई देता है। और ये इतना ठंडा है कि प्लूटो का वायुमंडल अधिकांश समय उसके धरातल पर जमकर बर्फ हुआ पड़ा रहता है। प्लूटो के वायुमंडल के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। अधिकांश रूप से यह शायद नाइट्रोजन मोनोक्साइड और मीथेन से भरा हुआ है, जहां निश्चित रूप से इंसान का सांस लेना भी असंभव है। प्लूटो को अपने कक्ष की परिक्रमा पूरी करने में 248 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब है कि प्लूटो का एक वर्ष पृथ्वी के 248 वर्ष जितना बड़ा होता है। आमतौर पर प्लूटो नेपट्यून से दूर रहता है, लेकिन प्लूटो की कक्ष कुछ ऐसी है कि सूर्य की एक परिक्रमा करने के दौरान 20 वर्ष के लिए प्लूटो नेपट्यून से भी ज्यादा नजदीक आ जाता है। अर्थात ऐसे समय प्लूटो सूर्य से ज्यादा नजदीक होता है, न कि नेपट्यून प्लूटो की कक्ष क्रांति वृत्ति अर्थात एक्लिप्टिक से 17.15 डिग्री जितनी झुकी हुई है। सौरमंडल के अन्य ग्रह की तुलना में ये झुकाव सबसे अधिक है। मुमकिन है प्लूटो का अंदरूनी हिस्सा चट्टानी हो और इसमें थोड़ा सा बर्फीला पानी भी हो। ये चट्टान और बर्फीले पानी के आवरण से ढका हुआ है, जो मीथेन, नाइट्रोजन और जमे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की परतों से घिरा हुआ है। शुक्र और यूरेनस ग्रहों में एक समानता है, और वो ये है कि ये दोनों ही अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमते हैं। लेकिन हम अपने कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन ग्रहों के बारे में। प्लूटो सूरज से लगभग 4.8 बिलियन किलोमीटर दूर स्थित है और कीपर बेल्ट प्लूटो में मौजूद है और वहां अकेला नहीं है। प्लूटो अपने साथी उपग्रह कैरन के साथ सूर्य की परिक्रमा करता है। प्लूटो और इसका साथी उपग्रह कैरन गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं। सिर्फ कैरन ही नहीं, बल्कि प्लूटो भी अब ट्रांस नेपट्यूनियन क्षेत्र यानी कीपर बेल्ट का सदस्य बन गया है। यह भी पता चला है कि प्लूटो के एक से अधिक उपग्रह मौजूद हैं। कैरन के अलावा प्लूटो के अन्य 2 उपग्रह हैं, निक्स और हाइड्रा। प्लूटो के उपग्रहों की सतह से प्लूटो शायद बड़े से डिस्क जैसा नजर आता है। बिल्कुल दाहिनी तरफ कैरन छोटे डिस्क जैसा झूल रहा है, जबकि अन्य उपग्रह स्याह आकाश की बिल्कुल बाईं तरफ मात्र बिंदु जैसे दिख रहे हैं। प्लूटो अन्य ट्रांस नेपट्यूनियन क्षेत्र के पदार्थ जैसे कि धूमकेतु या पुच्छल तारों की आम खूबियों से समृद्ध हैं। सोलर विंड प्लूटो की सतह को
धीरे धीरे अंतरिक्ष में बहा ले जा रहा है। अगर हम प्लूटो को सूरज के नजदीक से लाएं तो इसकी भी धूमकेतु की तरह पूंछ निकल आएगी। लेकिन खगोल शास्त्रियों की आज भी यही राय है कि अब तक हम प्लूटो के बारे में जितना कुछ जानते हैं वह एक डाक टिकट के पीछे लिखा जा सकता है। हमें प्लूटो के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। सन 2006 की जनवरी में अंतरिक्ष यान न्यू हॉरिजन्स एटलस 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे मिशन प्लूटो का जिम्मा सौंपा गया है। न्यू हॉरिजन्स फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया और फिर यह यान 10 वर्षीय 4.8 बिलियन किलोमीटर के सफर पर प्लूटो के रास्ते आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक ऊपर न्यू हॉरिजन्स अपने लॉन्च वाहन से अलग कर दिया गया और अत्यधिक वेग से हमारे घरेलू ग्रह से सुदूर यात्रा पर निकल पड़ा। पृथ्वी से प्रक्षेपित होने के बाद न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्ष में एक विशेष पथ से गुजरकर प्लूटो की ओर आगे बढ़ेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात होगी जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से। शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उसकी रफ्तार और भी बढ़ जाएगी, लगभग 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे। बृहस्पति द्वारा इस मदद के कारण न्यू हॉरिजन्स यान का यात्रा समय 3 वर्ष जितना बच जाएगा और इस तरह लगभग 10 वर्ष में ही ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जब न्यू हॉरिजन्स का अपनी मंजिल प्लूटो पर आगमन होगा तब उसकी सभी यांत्रिक प्रणालियां सक्रिय हो उठेंगी और इस बौने ग्रह की जानकारियां इकट्ठी करना शुरू कर देंगी। कोई बात नहीं प्लूटो, हाल ही में तुम्हें ही भले बौना ग्रह बना दिया गया हो, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते। पृथ्वी पर से तुमसे मुलाकात के लिए जल्दी ही एक यान पहुंच रहा है तुम्हारी जमी हुई बर्फीली दुनिया और रचना की जानकारी पाने के लिए, सौर मंडल की एक बर्फीली टाइम कैप्सूल को सलाम करने के लिए। हमारे ग्रहों और उनके उपग्रहों के नाम ज्यादातर ग्रीक और रोमन देवी देवताओं पर रखे गए हैं, लेकिन यूरेनस के उपग्रहों के नाम शेक्सपियर के नाटकों के किरदारों पर रखे गए हैं। अब ऐसा क्यों है? अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक। यूरेनस और प्लूटो की खोज खगोल शास्त्रियों ने टेलीस्कोप द्वारा की, लेकिन नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए खगोल शास्त्रियों ने कागज पर गणित लगाया और नेपच्यून का पता चल गया। फिलहाल वक्त है हमारे अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ का। हर साल सर्दियों में उड़ीसा के तट पर
एक अनोखी घटना होती है। इसे स्पेनी भाषा में अरिबादा यानी सामूहिक आगमन कहते हैं। लाखों ऑलिव रिडली कछुए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पार करके अपने अंडे देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े घोंसला स्थल पहुंचते हैं। हर कछुआ एक बार में करीब 100 से 150 अंडे देता है। लगभग 10 हफ्तों में किसी चांदनी रात में अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं और वे समुद्र की ओर भागने लगते हैं। उनमें चमकदार क्षितिज के लिए कुदरती तौर पर आकर्षण होता है, लिहाजा समुद्र पर पड़ती चांदनी उनके लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती है और ये बच्चे सीधे उसी की तरफ चल पड़ते हैं। समुद्र तक का ये रास्ता रिडली कछुओं के दिमाग में अंकित हो जाता है और वे दशकों बाद अंडे देने के लिए इसी तट पर लौटते हैं। कुल अंडों में से सिर्फ 1% बच्चे ही वयस्क बन पाते हैं। ज्यादातर बच्चे तो जमीन और समुद्र में परभक्षियों का शिकार बन जाते हैं। साल दर साल रिडली कछुओं की तादाद घटती जा रही है। हाल के अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ 8 लाख रह गई है। इसे पूरी दुनिया के देशों ने लुप्तप्राय प्रजाति घोषित कर दिया है। रिडली कछुओं की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि इनके घोंसलों वाली जगहों के आसपास विकास संबंधी गतिविधियां चल रही हैं और इनके प्रजनन मौसम के दौरान ट्रॉलर मछलियां पकड़ते रहते हैं। तट के नजदीक लगाए गए उद्योग धंधों की चमकदार रोशनियों से भी खतरा पैदा हो रहा है। इससे कछुए के बच्चे भ्रमित होकर समुद्र से उल्टी दिशा में रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। इस तरह या तो वे परभक्षियों का शिकार बन जाते हैं या घास और रेत में फंसकर थकान से मर जाते हैं। गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवक पूरी दुनिया में उन महत्वपूर्ण जगहों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां ऑलिव रिडली कछुए अपने घोंसले बनाते हैं। ऑलिव रिडली कछुए एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत हैं और साथ ही समुद्री पर्यावरण प्रणाली को साफ रखने वाले कुदरती सफाई कर्मी भी। आज के एपिसोड में हमने आपको जो दिखाया, अब वक्त है ये जानने का कि आपने उसे कितना समझा। हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, सही जवाब भेजने वालों को मिलेंगे एक्साइटिंग गिफ्ट्स। लेकिन पहले देखते हैं पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब। कॉन्टेस्ट नंबर 7 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं रविंद्र तलवड़े महाराष्ट्र से, विश्वजीत दास उड़ीसा से, शरॉन फ्रेडरिक कर्नाटक से, आकांक्षा रंजन बिहार से और निधि डागर नई दिल्ली से। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ए ट्राइटॉन, बी थलासा या सी डेस्पीना? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी। सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। इसी जानकारी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर बनेंगे आपके हमसफर। तब तक के लिए नमस्कार। अपने अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे धूमकेतु के विचित्र सफर पर।